हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी DSSB PGT इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। इसी सीरीज में आज की हमारी वीडियो है। इसमें हम कुछ लगभग 40 से 50 क्वेश्चंस के करीब में कवर करने वाले हैं। और पहले भी मैंने काफ़ी सारी वीडियो इस चैनल पर अपलोड की हुई हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs की हैं। आप चाहो तो उन्हें भी देख सकते हो। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट। तो मैं आपको बता दूं, इस सीरीज के अंतर्गत आपको ग्रामर के, लिटरेरी फॉर्म्स के और लिटरेचर के सभी टाइप के क्वेश्चंस मिक्स मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए ग्रामर से ही है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट। इनमें से बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट नहीं है। ऑप्शंस हैं लेट मी नो इफ यू लव मी, B है when the class is over we go to play in the field, C do you consider me an honest man, D the English is spoken all over the world। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। देखिए, लेट मी नो इफ यू लव मी, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। आगे देखें, व्हेन द क्लास इज ओवर वी गो टू प्ले इन द फील्ड, दिस इज आल्सो करेक्ट। नेक्स्ट देखें, डू यू कंसिडर मी एन ऑनेस्ट मैन, दिस इज आल्सो राइट। लेकिन अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करें, द इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो द इंग्लिश नहीं होगा, सिर्फ इंग्लिश होगा। ओके, तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। इसी के आधार पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि यही वाला सेंटेंस जो है वो इनकरेक्ट है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट। ये भी इसी तरीके का है जैसा ऊपर वाला क्वेश्चन था हमारा। इनमें से बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट नहीं है। द कॉलेज एग्जामिनेशन विल बिगिन ऑन फ्राइडे, लुक अप द वर्ड in the dictionary, she feels comparatively better today, Keats described autumn as a season of mist। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए, ऑप्शन नंबर ए है द कॉलेज एग्जामिनेशन विल बिगिन ऑन फ्राइडे, दिस सेंटेंस इज करेक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड ऑप्शन की, लुक अप द वर्ड इन द डिक्शनरी, दिस इज आल्सो राइट। लेकिन ऑप्शन नंबर सी अगर हम देखते हैं, शी फील्स कंपैरेटिवली बेटर टुडे, तो यहाँ पर ये जो दो वर्ड्स लिखे हैं दोनों का मीनिंग सेम है, तो हम दो वर्ड्स का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि बेटर का मीन्स भी क्या है, बेटर मतलब भी एक तरीके से कंपैरेटिव डिग्री का ही हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो कंपैरेटिवली बेटर ये थोड़ा ओवरफ्लूअस हो जाएगा, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी यानी कि शी फील्स कंपैरेटिवली बेटर इज नॉट द करेक्ट सेंटेंस। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्क द पार्ट व्हिच कंटेन एन एरर, इफ इज नो एरर मार्क डी एज योर चॉइस। तो देखिए, एरर फाइंडिंग से क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लेते हैं। आई हु इज योर बॉस ऑर्डर यू टू गेट आउट, नो एरर। तो बताइए इसमें किस पार्ट में आपको एरर लगता है? सोचिए, आंसर कीजिए। आई हु इज योर बॉस ऑर्डर यू टू गेट आउट। तो देखिए, अगर हम रिवर्स में चेक करें तो ऑप्शन नंबर सी आप देखोगे बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ऑर्डर यू टू गेट आउट। ठीक है, अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, ये भी सही है, आई हु। लेकिन जब भी इस तरीके के वर्ड्स आते हैं, जब आई के साथ में हु लगा हुआ है, तो इसमें हम ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वो आई के अकॉर्डिंग लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एम होना चाहिए था, आई हु एम योर बॉस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो रॉन्ग है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि इसी पार्ट में हमारा एरर है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए, मार्क द पार्ट विच कंटेन एन एरर, ये भी एरर फाइंडिंग से क्वेश्चन है। ईच बुक एंड ईच मैगजीन वॉज इन देयर प्लेस, नो एरर। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। ईच बुक एंड ईच मैगजीन वॉज इन देयर प्लेस। देखिए, ईच के साथ में जो हम पजेसिव प्रोनाउन जो यूज कर रहे हैं देयर, वो यूज नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इसी में एरर है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस से सेंटेंस है, माई सिस्टर विनी वॉन्ट्स टू बाय अ बुक। तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो किस तरीके से करेंगे हम? ऑप्शन है, माई सिस्टर विनी वॉन्ट्स अ बुक टू बी बॉट, my sister Winnie is wanted to buy a book is wanted to buy by my sister, none of these। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सोचिए, आंसर कीजिए। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, माई सिस्टर विनी वॉन्ट्स अ बुक टू बी बोट। ओके, नाउ नेक्स्ट, चेंज द वॉइस। ये भी वॉइस से ही रिलेटेड सेंटेंस है। पीपल से विनी इज कनिंग। तो किस तरीके से इसकी वॉइस चेंज करेंगे हम? ऑप्शन है, पीपल से विनी इज बीइंग कनिंग, विनी इज सेड टू बी कनिंग, पीपल आर सेड टू बी कनिंग बाय विनी। तो आप समझ ही गए होंगे, ऑप्शंस में क्लियरली विजिबल है कि क्या है इसका राइट आंसर। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, विनी इज सेड टू बी कनिंग। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द वॉइस। ये भी वॉइस से रिलेटेड ही सेंटेंस है, तो इसे देख लेते हैं। देखिए, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। सेंटेंस है, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। तो इसका जो करेक्ट वॉइस होगी वो क्या बनेगी? यू मस्ट एंड्योर व्हाट यू कैन नॉट क्योर, what can cure must endure, you must endure what cannot be cured। सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है, देखिए वो यहाँ पे पहले तो ये देखना है कि जो सेंटेंस है ना वो किस वॉइस में है। व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड, ये ऑलरेडी किस वॉइस में है? पैसिव वॉइस में है, एक्टिव में है, ठीक है। ऑप्शन ए, यू मस्ट एंड्योर व्हाट यू कैन नॉट क्योर। तो ये आप देख पा रहे होगे सेंटेंस जो है ना पहले से पैसिव वॉइस में था, इसे हमें वापस से एक्टिव वॉइस में करना था, और एक्टिव वॉइस में इसका जो सही फॉर्मेशन बनेगी वो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। तो राइट आंसर ए है, यू मस्ट एंड्योर व्हाट यू कैन नॉट क्योर, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन इन द टू फिल द ब्लैंक स्पेस। ओके, तो प्रपोजिशन से क्वेश्चन है आपका, आपको ध्यान से समझना है और फिर फिल करना है। देखिए, रिमेंबर यू आर अकाउंटेबल डैश गॉड डैश योर एक्शन। तो यहाँ पे करेक्ट प्रपोजिशन क्या आएंगे? अकाउंटेबल के साथ क्या लगाएंगे? विद, टू, फॉर, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर डी तो हम पहले ही कट कर देते हैं। तीन ऑप्शंस में से सोचिए कि क्या होगा, ठीक है। रिमेंबर यू आर अकाउंटेबल विद गॉड, टू गॉड, फॉर गॉड। और अगले ऑप्शन में गॉड के बाद में क्या आना चाहिए? फॉर योर एक्शन, फॉर योर एक्शन या टू योर एक्शन। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? देखिए, इसमें बेसिकली आएगा रिमेंबर यू आर अकाउंटेबल टू गॉड और फॉर योर एक्शन। तो कौन सा राइट ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। अब यहाँ भी प्रपोजिशन चाहिए फिर से क्वेश्चन। सी योर फ्रेंड इज सिटिंग डैश द शेड ऑफ अ ट्री। तो शेड के साथ बेसिकली हम किस प्रपोजिशन का यूज करते हैं? इन द शेड, फ्रॉम द शेड, विद द शेड, ऑन द शेड। सोचिए, आंसर कीजिए। सी योर फ्रेंड इज सिटिंग डैश द शेड ऑफ द ट्री, ऑफ अ ट्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इन द शेड। ठीक है, इन द शेड ऑफ द ट्री। नाउ नेक्स्ट, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन टू फिल द ब्लैंक स्पेस। देखिए यहाँ भी फिर से प्रपोजिशन का ही है। तो आज का सेशन आप देख पा रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा सारे क्वेश्चन आपके ग्रामर के ज़्यादा हैं। ठीक है, प्लीज फील योर सेल्फ डैश होम हियर। तो क्या आना चाहिए? एट होम हियर, इन होम हियर, विद होम हियर या बिफोर होम हियर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? प्लीज फील योर सेल्फ डैश होम हियर। तो राइट आंसर क्या होने वाला है इसका? यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एट होम हियर। ठीक है, प्लीज फील योर सेल्फ एट होम हियर। मूविंग टू द नेक्स्ट, नाउन फ्रॉम वर्ब ग्रीव। ग्रीव से नाउन क्या बनेगी? सोचिए, आंसर कीजिए। एक वर्ब है ग्रीव, और ग्रीव से जो नाउन फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी? ग्रीफन, ग्रीक, ग्रोइफ या फिर ग्रीफ। तो आप समझ ही गए होंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। यस, इसका करेक्ट आंसर है ग्रीफ। ठीक है, ये है नाउन फॉर्मेशन इसकी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तो मिसिंग है यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ इल इज। इल की सुपरलेटिव फॉर्म क्या होती है? वर्स, इलेस्ट, वर्स्ट, नन ऑफ दीज। तो क्या हम इल की इलेस्ट करते हैं? आई डोंट थिंक सो। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी रॉन्ग है। नन ऑफ दीज को हम वैसे कट कर देंगे। इनमें से बताइए क्या होगा। तो आपको पता ही है सुपरलेटिव डिग्री क्या होनी चाहिए इसकी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, सुपरलेटिव फॉर्म होगी वर्स्ट। वर्स्ट क्या है? कंपैरेटिव फॉर्म है। नाउ ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्लूरल ऑफ थीसिस। थीसिस का प्लूरल क्या होता है? ऑप्शंस देख लीजिए। थीसिस, 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 थियोसिस। तो आपको बेसिकली करेक्ट स्पेल का पता होना चाहिए कि इसकी स्पेलिंग कौन सी वाली करेक्ट है। तो देखिए, जब भी हम आई एस वाले वर्ड को प्लूरल चेंज करते हैं तो आई को चेंज करके, आई को रिप्लेस करके ई कर देते हैं। बाकी स्पेलिंग वही होने वाली है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, थीसिस। ठीक है, ये है इसकी प्लूरल फॉर्म। नाउ नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विद अ सूटेबल वर्ब। देयर डैश 3 गर्ल्स इन द कार। तो यहाँ पर कौन सी वर्ब सही है? देयर डैश 3 गर्ल्स इन द कार। देयर वाज 3 गर्ल्स, देयर इज 3 गर्ल्स, देयर आर या देयर हैव। सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? देखिए, इसमें ना बेसिकली हम सब्जेक्ट देयर को ना मान के 3 गर्ल्स को मानते हैं, और 3 गर्ल्स के अकॉर्डिंग हम जो वर्ब लगाएंगे वो आर होगी। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा देयर आर 3 गर्ल्स। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और हम इज और वाज का यूज वैसे नहीं कर सकते क्योंकि सिंगुलर फॉर्म में है ये, है ना। और अगर इसकी जगह वर होता तब ये कंफ्यूजिंग होता सेंटेंस कि हम वर लगाएं या आर लगाएं। आगे देखो, फिल इन द ब्लैंक विद द सूटेबल वर्ब। तो इसमें भी सही सूटेबल वर्ब को यूज करना है। अ पेयर ऑफ सीजर्स डैश नेसेसरी फॉर क्राफ्ट वर्क। तो क्या आना चाहिए? अ पेयर ऑफ सीजर्स। इसके साथ आप क्या लगाओगे? वाज, इज, आर, वर। सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? देखिए, अगर सिर्फ सीजर्स आ रहा होता
पेयर ऑफ नहीं लगा हुआ होता, सीजर्स आ रहा होता, तब हम इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करते। लेकिन अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर अब पेयर ऑफ सीजर्स आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म की बात हो रही है। ठीक है, अब ये सिंगुलर फॉर्म की बात हो रही है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब ही आएगी, इसलिए प्लूरल वर्ब तो वैसे कट जाएंगी। और यहाँ पे हम वाज ना लगा के मोर सूटेबल क्या है, इज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट स्पेलिंग इज। देखिए कॉनेसर की करेक्ट स्पेल क्या होती है, सोचिए और बताइए। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए क्या होगा राइट आंसर। ये है बेसिकली आपका क्वेश्चन, इसमें से कॉनेसर की करेक्ट स्पेल कौन सी है, सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए कॉनेसर की जो स्पेल होती है वो होती है CONNOISSEUR। तो इसमें राइट ऑप्शन जो है ना वो ये है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो बेसिकली टेंस पहचानना है आपको, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कौन सा सेंटेंस है। तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगती हैं या तो हैज़ बीन या फिर हैव बीन, प्लस क्या होता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। अगर ये फॉर्मेशन आपको पता है हर एक टेंस की तो आप आसानी से पहचान लोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ये आ रही हो और उस साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING हो तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चेक करते हैं। फर्स्ट है आई हैव बीन मेकिंग केक फॉर 2 hours, आई वॉज मेकिंग, आई शैल बी मेकिंग। तो इससे देखिए पहचान में आ गया है, वाज मेकिंग नहीं होगा, मैंने क्या बताया था, हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन या हैव बीन होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, है ना। बाकी किसी में तो है ही नहीं, तो बाकी 3 सेंटेंस रॉन्ग है और ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दिस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एक्सेप्ट द जॉइंटल मीन्स, आई थिंक ये गॉन्टलेट या फिर जॉइंटलेट लिखा हुआ है, सॉरी इफ आई रॉन्ग इन प्रोनाउंसिएशन। टू एक्सेप्ट दी गॉइंटल, ये थोड़ा मिस स्पेल भी है, आई थिंक मिस प्रिंट है, रुको 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। देखिए यहाँ पे टी भी मेंशन है, गॉइंटलेट है ये। टू एक्सेप्ट द गॉइंटलेट मीन्स क्या होता है इसका, ऑप्शंस आर टू एक्सेप्ट एन ऑनर, टू एक्सेप्ट अ चैलेंज, टू सफर, टू टेक प्लेजर। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए गॉइंटलेट का मीन्स जो है चैलेंज से है, तो यहाँ पे कहा गया है ना टू एक्सेप्ट द गॉइंटलेट, तो इसका मीन्स है टू एक्सेप्ट अ चैलेंज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। अब देखिए नरेशन से हमारा क्वेश्चन आया है, आप देख पा रहे होगे डायरेक्ट नरेशन में हमें सेंटेंस दिया हुआ है, ही सेड टू हर व्हाट आ कोल्ड डे। तो आप सबसे पहले तो इसी से पहचान लो कि किसकी क्या फॉर्मेशन होने वाली है, क्योंकि ये सेंटेंस कैसा है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, और अगर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है तो सैड टू को हम एक्सक्लामेटरी की जो फीलिंग्स होती हैं उनके अकॉर्डिंग ही चेंज करते हैं। तो ही टोल्ड हर होगा नहीं, ठीक है, क्या होगा देखो एक्सक्लामेटरी में क्या होता है, आस्क्ड आता है, एक्सक्लेम्ड आता है। आई थिंक एक्सक्लेम्ड ज़्यादा बेटर है, तो ऊपर के 2 ऑप्शंस को तो आप वैसे ही कर सकते हो, ही टोल्ड हर दैट देयर वाज अ कोल्ड डे, आगे ही आस्क्ड हर इफ इट वाज अ कोल्ड डे, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ कोल्ड डे, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट इज़ अ कोल्ड डे। तो बेसिकली आपको एक्सक्लेम्ड का यूज़ करना है, ना ही टोल्ड का यूज़ करना है, ना आस्क का यूज़ करना है, क्योंकि आस्क तो हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ यूज़ करते हैं ना,
और टोल्ड का यूज हम सिंपल सेंटेंस के साथ करते हैं, जबकि हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किस में है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में है, इसलिए हम एक्सक्लेम्ड का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, अब इससे आगे का क्या होगा, देखिए यहाँ पे सेंटेंस देखिए, व्हाट आ कोल्ड डे। तो इसमें कहीं भी आपको ये नहीं लग रहा है कि ये पास्ट टेंस में चेंज होना चाहिए, मतलब जैसे ये प्रेजेंट टेंस में है तो इसको आपको पास्ट टेंस में ही चेंज करना पड़ेगा बेसिकली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ कोल्ड डे। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। अब ये पैसेज से हैं, आपको ध्यान रखना है पीजीटी में, डीएसएसबी पीजीटी में भी पहले तो पैटर्न डीएसएसबी का ऐसा था कि लगभग 3 से 4 पैराग्राफ जरूर आते थे, लेकिन अभी फिलहाल लास्ट ईयर वाले पेपर की माने तो उसमें भी 2 अनसीन पैसेज आपको देखने के लिए मिले थे। अब जिसने भी एग्जाम पिछला वाला अटेम्प्ट किया होगा उसमें, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पेपर में भी 2 अनसीन पैसेज थे, तो अनसीन पैसेज को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करा रही हूँ, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके आप इस पैसेज को रीड आउट करने के बाद भी आंसर कर सकते हो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अब देखिए यहाँ पे 4650 कहा गया है, तो ये क्वेश्चन नंबर 46 ही होगा। आगे, इट इज एक्सपेक्टेड दैट एजुकेशन विल टीच। तो इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, ये एक्सपेक्ट किया गया है कि एजुकेशन क्या टीच करेगी, लिविंग, हाउ टू मेक अ लिविंग, हाउ टू लिव, या द रिपल इफेक्ट। क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? तो इसमें बेसिकली जो करेक्ट आंसर्स हैं अकॉर्डिंग टू द पैसेज वो हैं ऑप्शन नंबर सी, 2 and 3 आर करेक्ट। मतलब हाउ टू मेक अ लिविंग एंड हाउ टू लिव, ये दोनों ही सही हैं पैसेज के अकॉर्डिंग। आगे चलते हैं, व्हाट इज हाईलाइटेड इन दिस पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में किस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट किया गया है? तो आप देखोगे पैराग्राफ को दोबारा से आप देखते हैं तो आपको ज़्यादा वर्ड का रिपीटेशन किस चीज़ का हो रहा है आप देख पाओगे। एजुकेशन refers to the both formal and informal education we are drowning in information but starving for knowledge and wisdom. Strategically applied knowledge translate into wisdom which is translated into success. The role of the educator is vital. Teacher affects eternity. The ripple effect is immeasurable. Education ought to teach us not only how to make a living but also how to live. तो देखो दोनों चीज़ों को टीच करता है, तो इसमें हमने देखा था हाउ टू मेक अ लिविंग और हाउ टू लिव, दोनों चीज़ टीच करता है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने इस आधार पे किया था। सेकंड में आप देख रहे हैं व्हाट इज हाईलाइटेड इन द पैराग्राफ, तो आप रीड आउट करके समझ ही चुके होंगे एजुकेशन को हाईलाइट किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है फाइंड द प्रॉपर वर्ड फ्रॉम द पैराग्राफ यूज्ड फॉर। इसमें इस लाइन के लिए प्रॉपर वर्ड फाइंड आउट करना है जो पैराग्राफ में यूज की गई लाइन है। द ट्रेट ऑफ यूटिलाइजिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विद कॉमन सेंस एंड इंसाइट। तो इसे क्या बोलते हैं? द ट्रेट ऑफ यूटिलाइजिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विद कॉमन सेंस एंड इंसाइट, व्हाट डू वी कॉल इट? ऑप्शंस आर विजडम, रिपल इफेक्ट, नॉलेज, फॉर्मल एजुकेशन। क्या होगा राइट आंसर? यस, इसे हम कहते हैं विजडम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, व्हाट इज द वर्ड used in this paragraph for having a craving appetite or great desire for? Options are desiring, the ripple effect, starving, drowning. तो इस पैराग्राफ में क्या वर्ड यूज किया गया है इस चीज के लिए, इस लाइन के लिए? हैविंग अ क्रेविंग एपेटाइट और ग्रेट डिजायर फॉर। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्टार्विंग। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, फाइंड द इनकरेक्ट वन। अब इसमें से आपको इनकरेक्ट बताना है। सेंटेंस ऑप्शंस हैं, वी आर सराउंडेड बाय इंफॉर्मेशन, वी आर सराउंडेड बाय विजडम, नॉलेज, विजडम एंड सक्सेस आर रिलेटेड टू वन अनदर, या फिर ऑल आर करेक्ट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? और अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ समझना है इसका आंसर।
तो अगर हम पैराग्राफ के हिसाब से देखें तो इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है ये पूछा गया है, ठीक है। तो पैराग्राफ में आप देखोगे वी आर सराउंडेड बाय इन्फॉर्मेशन, ये बिल्कुल सही है, पैराग्राफ में दी हुई लाइन है ये, है ना। अगर हम सी की बात करें, नॉलेज विजडम एंड सक्सेस आर रिलेटेड टू वन अनदर, ये भी सही है। बस इसमें पैराग्राफ में ये वाली लाइन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, वी आर सराउंडेड बाय विजडम, तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग कन्वर्सेशन फ्रॉम विच बुक हैज़ दिस कन्वर्सेशन बीन टेकन। देखिए इस तरीके के डीप लेवल के क्वेश्चंस भी कभी कभी बनते हैं। तो यहाँ तक कि आपका पार्ट आप देखोगे आज की जो वीडियो में है वो ग्रामर का था। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपके लिटरेचर के शुरू होते हैं, तो इन्हें भी देख लेते हैं। तो देखिए इसमें ये कहा गया है कि ये जो कन्वर्सेशन है, फ्रॉम विच बुक हैज़ दिस कन्वर्सेशन बीन टेकन, ये पूरी कन्वर्सेशन किस बुक से ली गई है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन आप देखते हो, Fitzgerald speaking to of scripture, I think it was Matthew Arnold who called you nature's priest. Did you have a special affinity of God or Jesus Christ? सेकेंड है, देखिए पहले तो फिट्जजेराल्ड ने कहा, ये वाला स्टेटमेंट किसने कही है, फिट्जजेराल्ड ने। ये कह रहे हैं स्पीकिंग ऑफ स्क्रिप्चर, आई थिंक इट वाज मैथ्यू आर्नोल्ड हु कॉल्ड यू नेचर्स प्रिस्ट, डिड यू हैव अ स्पेशल एफिनिटी टू गॉड और जीसस क्राइस्ट। नेक्स्ट फिर वर्ड्सवर्थ इसका रिप्लाई कर रहे हैं एक तरीके से। वर्ड्सवर्थ कहते हैं आई वुड से दैट आई डिड हैव, बट आई थिंक आर्नोल्ड मेंट अ fantastic kind of priest, a typical poet priest like Shelley and Byron। फिर आगे फिट्जजेराल्ड कहते हैं if you had been a follower of Christ, do you think your poems would have been better or worse? Then Wordsworth reply करते हैं इसका would be worse, because as a follower of Christ I would have more serenity, more contentment. For me, being a poet was an act of rebellion against the status quo, the more if not a protest of Almighty। ठीक है, ये सारी कन्वर्सेशन हुई। अब इसके ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन ए कहता है जैक फ्लैंस इमेजनरी कन्वर्सेशन विद फेमस पीपल, क्या इससे ली गई है कन्वर्सेशन। बी है वॉल्टर सेवेज लैंडर्स इमेजनरी कन्वर्सेशन, या फिर ऑप्शन सी लिंडा स्पेस्टन्स इमेजनरी कन्वर्सेशन। तो इसमें क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, मतलब इनमें से किस बुक से, कौन सी इमेजनरी कन्वर्सेशन वाली बुक है, किसके द्वारा लिखी गई है जिसमें ये वाली कन्वर्सेशन मिलती है, फिट्जजेराल्ड और वर्ड्सवर्थ के बीच होने वाली ये कन्वर्सेशन। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन काफ़ी लेंथी था, ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके दोबारा भी रीड आउट कर सकते हो इसे। तो बेसिकली इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जैक फ्लैंस इमेजनरी कन्वर्सेशन विद फेमस पीपल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज करेक्टली मैच्ड। अब इनमें देख के बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। ऑप्शन ए कहा गया है, ऑथर हैं कीट्स और बर्थ और डेथ दी हुई है कीट्स की अक्टूबर 31 1795 को जन्म, और मृत्यु होती है फरवरी 23 1821 को। लैम्ब हैं फेब 10 1775 बर्थ एंड डेथ दिसंबर 27 1834। तो आपको बेसिकली इनके बर्थ डेट और डेथ डेट याद होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आप इसको मैच कर सकते हो। और इसमें पूछा गया है जो करेक्टली मैच है वो वाले ऑप्शन बताने हैं। सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए बेसिकली इसमें ना चारों ही करेक्ट दिए हुए हैं, ठीक है, कीट्स की बर्थ, और यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाते हैं और आपको अच्छे से कर लेने हैं। कीट्स का जन्म 1795 में होता है, 1821 में मृत्यु होती है और ऐसी लैम्ब का जन्म 1775 में, 1834 में मृत्यु होती है। आगे अगर हम देखें शैली, तो इनका भी जन्म 1752 में होता है, 92 में होता है और 1822 में इनकी मृत्यु है। और डिकेंस 1812 1870। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, अच्छा इससे आगे का हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।